आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर है लिमिट्स। ठीक है, चलो अब जरा लिमिट्स क्या है, क्या करते हैं लिमिट्स में, क्या मिलता है लिमिट्स इस चैप्टर से, ज़रा सारी चीज़ें ध्यान से एक बार समझना। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हर चैप्टर लगभग मैंने इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है और आगे आने वाले और भी चैप्टर्स हैं जो मैं स्टेटमेंट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करने वाला हूं। तो जल्दी से मुझे बताना y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ में आता है। यहाँ पर y और x दो वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, पर क्या यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल, y की वैल्यू x पे डिपेंड करे। जैसे जैसे हम x पुट करते जाएंगे एक करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो क्या होता है? रूल और ऑपरेशन दैट रिलेट्स टू वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, तो x और y इन दो वेरिएबल्स के बीच में जो रूल है, जो इन दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रहा है, वो फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया गया, जैसे सपोज करो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, एक आसान सा पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या ये एक फंक्शन है? ठीक है, और किस टाइप का फंक्शन है? क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर बचपन में तुमने पढ़ाई करी हो तो पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा होगा, x इक्वल्स टू 5 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं तुम्हें कोई पॉइंट दे दूं, यानी x की कोई वैल्यू दे दूं, तो क्या तुम मुझे फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे सकते हो उस पॉइंट पे? ठीक है, सपोज करो मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया, एक x की वैल्यू दे दी 3। ठीक है, तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम x की जगह पर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, करना और कैलकुलेट करना कितना होगा? 14। पक्का तुम पे भरोसा करके लिख दूं? ठीक है, तो ये 14 क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, 14 इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। एक गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है ये। ठीक है, और एक गिवन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है हम उसे कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं आपको निकालना सिखा नहीं रहा, सिर्फ एक नाम देना चाह रहा था, फंक्शनल वैल्यू। बचपन से लेकर आज तक आपने हजारों बार फंक्शनल वैल्यू निकाली है। ठीक है, डिफाइन करना, व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू? फंक्शनल वैल्यू, it is the value of function at a given point। ठीक है, एक पॉइंट दिया जाएगा, वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो होगी फंक्शनल वैल्यू।
ठीक है, तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे आप फंक्शनल वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू निकालना बचपन में ही सीख लिया था, वो बेहद आसान भी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इसी से मिलता जुलता काम करना है। ठीक है, बिल्कुल बचपन में सीखा था हमने फंक्शनल वैल्यू निकालना, और इस चैप्टर में हम सीखते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना। ठीक है, अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? Functional value is the value of function at a given point। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं किसी फंक्शन की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो वो फंक्शनल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, और लिमिट्स चैप्टर में हम पूरे चैप्टर के दौरान एक ही चीज निकालने वाले हैं, वो है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, चल तो डिफाइन करना व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू। It is the value of function when x is tending towards a point। ठीक है, दोनों बातों में अंतर है। इसे ऐसा लिखा जाता है x equals to a at a given point when x is equal to a। ना a से वो स्लाइटली बड़ा है, ना x a से स्लाइटली छोटा है, x प्रॉपरली एग्जैक्टली a के ही बराबर है। a मतलब कोई वैल्यू, एक नंबर जैसे 2, 5, 7 कुछ भी। ठीक है, और x टेंडिंग टूवर्ड्स a को ऐसे लिख सकते हैं x is approaching towards a। ठीक है, x equals to a और x tending towards a, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? नहीं। जब हम कहते हैं कि x is equals to a तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमें समझ में क्या आया? एक गिवन पॉइंट है, यानी x जो है वो एग्जैक्टली a के ही बराबर है, ना तो वो a से स्लाइटली बड़ा होगा और ना x a से स्लाइटली छोटा होगा। ठीक है, पर जब हम कहते हैं कि x is tending towards a या फिर x is approaching towards a, तो हम x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और x की वैल्यू हमें x एक्सिस पर ही मिलेगी या y एक्सिस पर मिलेगी? x की वैल्यू x एक्सिस पर। चलो, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, ये हो गया आपका प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी और ये है a। x टेंडिंग टूवर्ड्स a यानी x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a का मतलब ये है कि x की वैल्यू a के बराबर नहीं है। x a को अप्रोच कर रहा है, किसी चीज के पास जा रहा है। ठीक है, अब x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो कहां कहां से वो अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो एक्स के अलोंग ही हमें चलना होगा। अगर वाई की वैल्यू होती तो वाई एक्सिस के अलोंग चलते, पर क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। जब हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मान लो कि मैं इस पॉइंट ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब मैं उसके क्लोज जाता जा रहा हूं।
किसी चीज को अप्रोच करना है यानी मैं उसके पास पहुंच रहा हूं ना, ठीक है। तो कैसी वैल्यूज मुझे मिलेंगी जब मैं इस पॉइंट ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मुझे कैसी वैल्यूज मिलेंगी? ए से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी या ए से छोटी वैल्यूज? और ए से छोटी वैल्यूज मिलेंगी, एग्जैक्टली। और जैसे जैसे मैं इसके पास पहुंचता जाऊंगा वो गैप कम होता जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और जब हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं मान लो, तो हमें ए से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी और जैसे जैसे मैं इसके पास आता जाऊंगा वो गैप कम होता जाएगा, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, हम जब किसी पॉइंट पे हैं नहीं, अगर मैं किसी पॉइंट पे ही हूं और फंक्शन की वैल्यू निकाल लूं तो उसे क्या कहोगे? फंक्शन वैल्यू। पर मैं किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूं और अप्रोच करते समय अप्रोच करने के दौरान मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना क्या है? रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्या करना क्या है? लिमिटिंग वैल्यू निकालनी। पक्का? ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू को डिनोट किया जाता है बाय, नहीं भाई, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a f ऑफ x। अल्टीमेटली हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? x की वैल्यू निकाल रहे हैं या फंक्शन की? हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली। हम f ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो भी कब? when x is equal to a या x is tending towards a। तो याद रखिए, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए एब्रिविएशन यूज कर लिया हमने LIM, लिमिट का, ठीक है। कुछ किताबों में LIM की जगह पर LT, किसी ने LN बोला, भैया वो LN लॉग के लिए यूज होता है, लिमिट के लिए नहीं, ठीक है। लिमिट के लिए दूसरा एब्रिविएशन क्या है? LT, LT लिमिट। तो यहां से हमें ये जो हमने लिखा है मैथमेटिकली क्या समझ में आ रहा है? क्या हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू। बार बार मैं लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा हूं और उसका मतलब क्या होता है मैं समझा चुका हूं, अगर आपके समझ में आया हो तो। ठीक है। कैसे डिनोट किया जाता है वो भी क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। अब कहानी सुनना। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ भी होता है, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ तो हमने भी देखे हुए हैं यार, ठीक है, ठीक। सपोज करो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a। अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो क्या मुझे निकाल के दे पाओगे? ठीक है। ध्यान से समझ लो कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है a यूनिट, ये x की वैल्यू है, अलोंग x एक्सिस मेजर करेंगे उसे। पर इस पॉइंट पे मैं तुमसे फंक्शन की वैल्यू मांग रहा हूं, यानी ये हाइट मांग रहा हूं, ठीक है। तुम सभी लोग निकाल के दे सकते हो मुझे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। एक पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू मांग रहा हूं, क्या होगी? f ऑफ a, है ना। और वो जो f ऑफ a तुमने निकाला है उसे कहते हैं फंक्शनल वैल्यू है, और वो इस हाइट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस को। पक्का ना? जो वैल्यू निकाली है वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी क्लियर है? चल, फंक्शनल वैल्यू से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे बात करनी है लिमिटिंग वैल्यू की, ठीक है। चलो, तो लिमिटिंग वैल्यू यानी हम x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a के बारे में बात कर रहे हैं, x
टेंडिंग टूवर्ड्स। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं एक बार। चलो, जब मैं इस ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मुझे ए से छोटी वैल्यूज मिलेंगी, है ना? तो कोई वैल्यू बोलना जो ए से छोटी हो और उसके नेबरिंग में हो। ए माइनस एच, एच बेसिकली इन दोनों नेबरिंग पॉइंट्स के बीच का गैप है, ठीक है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो ए से छोटी होंगी, तो हमने एक ए से छोटी वैल्यू ले ली, ए माइनस एच। बोलो सभी को समझ में आया? ठीक है, जो मैंने यहां पर एच लिया है वो एच क्या है? इन दोनों नेबरिंग पॉइंट्स के बीच का गैप है। और क्या वो गैप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? गैप पॉजिटिव होगा। गैप तो पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है? और क्या वो गैप हम बहुत ज्यादा लंबा लेंगे या बहुत माइन्यूट गैप हमें लेना है? तो इससे पहले मैं कुछ और चीजें बताऊं आपको, मैं h के बारे में ही बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? ध्यान रखना कि h पॉजिटिव वैल्यू है और वो भी बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटी, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है? बहुत माइन्यूट सा ही गैप लिया है हम लोगों ने, बहुत बड़ा गैप नहीं लिया, ठीक है? और अब इस लेफ्ट हैंड साइड के नेबरिंग पॉइंट पे तुम मुझे फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे सकते हो। f ऑफ a माइनस h, ठीक है? ये जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाला है, क्या वो a पे निकाला है या a के लेफ्ट हैंड साइड के नेबरिंग पॉइंट पे? ठीक है, और इस वैल्यू को नाम दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये 11th स्टैंडर्ड में तुमने नाम सुना हो तो, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, सारी चीजें मैं लिखने वाला हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a नेगेटिव, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर साइड से अप्रोच कर रहे हैं। कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से? नेगेटिव। तो यहां जो मैंने a के ऊपर नेगेटिव लगाया है ये उसकी पावर नहीं है ना? ये सिर्फ एक डिनोशन है जो कि डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एक नेबरिंग पॉइंट हमें पुट करना होगा, ठीक है? और वो नेबरिंग पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेबरिंग पॉइंट a माइनस एच, ठीक है? तो x की जगह पर अब हमने a माइनस एच रख दिया, तो लिमिट हम x की लिखेंगे या a की लिखेंगे या h की लिखेंगे? h की। a जो है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक गिवन पॉइंट है, उसके लिए क्या ही लिमिट लिखोगे? तो लिमिट आपको लिखनी होगी इस h के लिए। h के बारे में बताना, h जो है
क्या मैं लिख सकता हूं वो टेंडिंग टूवर्ड जीरो है, वो जीरो नहीं है, वो टेंडिंग टूवर्ड जीरो है, ठीक। और एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। सॉल्व वगैरह कर लेना। मान लो कि इसकी वैल्यू आ गई K1, तो इस K1 जो आपने आंसर निकाला है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज द वैल्यू ऑफ function when x is tending towards a from left hand side। बोलो ठीक है। ये जो आंसर आपका K1 आया है, K1 जैसे मान लो आपका आंसर 14 आ गया, मान लो, तो वो 14 क्या है? क्या वो 14 फंक्शनल वैल्यू है? क्या वो लिमिटिंग वैल्यू है? नहीं, वो लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं है। वो जो 14 आपने निकाला है वो है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब एक ही डायरेक्शन से अभी आपने अप्रोच किया है। बोलो बच्चों, क्या दोनों डायरेक्शन से अप्रोच कर चुके हो आप लोग? नहीं, अभी तो सिर्फ हमने एक ही डायरेक्शन से अप्रोच किया है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू कब कहते हो? जब दोनों डायरेक्शन से अप्रोच कर चुके होगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अप्रोच किया है ना, और वो भी कौन से वाले डायरेक्शन से? नेगेटिव डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको क्या लिमिटिंग वैल्यू कह दूं कि ये लिमिटिंग वैल्यू है? बोलो बच्चों, जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ये फंक्शनल वैल्यू है नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने वैल्यू तो निकाली नहीं है, अप्रोच करते हुए निकाली है, ठीक है। पर ये लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन से निकाले। तो इसको कहेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। पक्का? चलो, अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें कैसी वैल्यूज मिलेंगी? ग्रेटर देन ए। तो एक नेबरिंग पॉइंट ले लेता हूं राइट हैंड साइड वाला, a प्लस एच। अगेन एच इन दोनों नेबरिंग पॉइंट्स के बीच का गैप हो गया। और क्या वो गैप हम बहुत माइन्यूट लेंगे या फिर बहुत बड़ा लेंगे? बहुत माइन्यूट। बिल्कुल आर्यन, एफ ऑफ ए प्लस एच। सही है क्या बच्चों? तो इस वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच को क्या कहोगे? फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, या लेफ्ट हैंड लिमिट? राइट हैंड लिमिट। चल फटाफट अब मुझे राइट हैंड लिमिट के बारे में बताना। कैसे डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट, वो बताओ पहले तो। क्या ये जो ए के ऊपर प्लस साइन लगाई है उसकी पावर है? डिनोशन है। क्या डिनोट करता है वो? डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? राइट हैंड साइड। तो अब हमें x की जगह पर नेबरिंग पॉइंट लेना होगा। क्या वो नेबरिंग पॉइंट हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे या राइट हैंड साइड वाला लेंगे? और अब जब x की जगह पर हम a प्लस एच रख रहे हैं तो लिमिट भी हमें h की ही लिखनी होगी, f ऑफ a प्लस एच। इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे
कैसे करते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और मान लो हमारा आंसर आया K2, चलेगा? ठीक है, तो क्या इस K2 को हम फंक्शनल वैल्यू कहेंगे? नहीं। क्या इसे हम लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे? नहीं, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारे राइट हैंड लिमिट का, वो बताओ मुझे। राइट हैंड लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x is tending towards a from right hand side। बोलो ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं हम कंक्लूजन पार्ट पे। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? चलो, if left hand limit is equals to right hand limit, that is K1 is equals to K2, मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिली मान लो 14, और वही चीज जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करी तो भी फंक्शन की वैल्यू 14 मिली, ठीक है। तो अब हम किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करें, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें चाहे हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, हमें फंक्शन की वैल्यू 14 ही मिल रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 14? लिमिटिंग वैल्यू में दोनों डायरेक्शंस आ जाते हैं भैया। अब इस तरफ से अप्रोच करने पर भी 14 मिला, उस तरफ से भी अप्रोच करने पर 14 मिला। अब तो कह सकते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू 14 है। तो कंक्लूजन बताओ, देन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a f of x is K1 K2 LHL RHL, है ना? जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट 14 है, राइट हैंड लिमिट 14 है, तो तुम कह देना कि अब लिमिटिंग वैल्यू उसकी 14 होगी। अबे लिमिटिंग वैल्यू तुम बार बार कह रहे हो एग्जिस्ट एग्जिस्ट, माना एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? कि तुम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, यही ना? तो किस कंक्लूजन पे पहुंचे वो कंक्लूजन तो बताओ। बोलो वो चीज समझ में आई? हाँ, लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो जितनी मिली वो भी बता देते हैं। चल, फिर मान लो, क्या ये जरूरी है कि हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही होगा? नहीं। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2। सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड से एक फंक्शन को अप्रोच करने पर, एक पॉइंट को अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिली 14, पर राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर उस फंक्शन की वैल्यू हमें सिर्फ 7 मिल रही है, ठीक है। मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो क्या तुम मुझे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बता सकते हो? नहीं। क्या कहूंगा मैं? क्या फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 14 है? नहीं, तो राइट हैंड लिमिट बुरा मान जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 7 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बुरा मान जाएगा। तो अब क्या कहें? उनका एवरेज ले लें कि ना तो बुरा मान तो नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे? देन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a f of x does not exist। साफ मना कर देंगे कि भैया जिस पॉइंट पे आप हमसे लिमिटिंग वैल्यू मांग रहे हो उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।
बिल्कुल डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, आएंगे वो दूसरा चैप्टर है ना हमारा एल सी डी, सी पे आएंगे ना। ठीक है, चलो हाल फिलहाल के लिए जितना मैं लिमिट्स के बारे में बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का कि लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, सारी चीजों को, सारी चीजें क्लियर हैं क्या? चल एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सपोज मुझे फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 और हमारा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अगर मान लो इसी फंक्शन की वैल्यू, इसी फंक्शन के लिए फंक्शनल वैल्यू मांगी होती है एट 1, x की जगह पर 1 रख देते। चलो 1 रख के दिखाना मुझे। 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 0/0 आ रहा है। और 0/0 इंफिनिटी नहीं होता, 0/0 0 नहीं होता, 0/0 होता है इनडिटर्मिनेट। 10 से 15 मिनट रुको, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, मतलब 1 पुट करने पर मुझे इनडिटर्मिनेट आंसर मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 1 पे फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1 पे। बोलो आया? ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भाई, बिल्कुल कर सकती है। अरे ठीक है, कर सकती है, मैंने ये बोला, करेगी ये नहीं बोला। दोनों बातों में अंतर है भैया। ठीक है, तो हमें सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है अब। तो इजियर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्या मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं? ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 x प्लस 1, वो सब हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो गया और बाद में आ गया x प्लस 1। ठीक है, बोलो ठीक है। ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है ये सिर्फ इजी कैलकुलेशंस के लिए किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम फाइंड करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 नेगेटिव। क्या मतलब है इसका? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हम एक पॉइंट दिया गया है 1 जिसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, चलो इस बार ना पूरा अप्रोच करके देखेंगे। ज्यादा छोटा हो गया क्या? x और f ऑफ x, ऐसा डब्बा बचपन में बनाया था क्या? चल 1 से बड़ी वैल्यूज मुझे पुट करनी है या 1 से छोटी वैल्यूज? 1 से छोटी वैल्यूज पुट करनी है। क्या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज पुट करेंगे? -2 -5 नहीं, बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू पुट करनी। तो जरा 1 से छोटी वैल्यू बताओ पर थोड़ी सी करीब ही हो उसके। 0.9 पुट कर लेते हैं। चल तो 0.9 पुट करने पर 1.9 मिलेगा, सही है। अब एक काम करते हैं, अभी ये 0.9 जो है वो 1 से काफी दूर है, थोड़ा और करीब कर देते हैं, और पास में ले आते हैं 1 के। 0.99, अब आंसर मिला 1.99, फिर और करीब कर दिया मैंने इसे 0.999,
तो आंसर मिलने लगा 1.999 और करीब कर दिया मैंने 0.9999। बस यार अब नहीं रखा। बोलो क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो यहां से इस बॉक्स से कुछ समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रही है, f ऑफ x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं उस 2 को फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कह सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, लिमिटिंग वैल्यू नहीं कह सकते भैया, इतनी जल्दी क्यों? हाँ बिल्कुल, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। पक्का, उस 2 को लिमिटिंग वैल्यू नहीं कहेंगे, उस 2 को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, डिनोशन ऊपर लिखा है, वैल्यू नीचे लिखिए, चलेगा? बोलो बच्चों। ठीक है, अब चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट इज x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। एक पॉइंट दिया गया है 1, जिसे राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते समय 1 से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं, उसके बहुत करीब वाली, तो 1 से बड़ी वैल्यू जो थोड़ी सी पास में ही हो, 1.1 रखना, 2.1, इस गैप को और कम कर दो 1.01, तो 2.01, 1.001, 2.001, 1.0001, 2.0001। तो क्या इस बॉक्स से कंक्लूजन समझ में आ रहा है? क्या जैसे जैसे x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से, फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच करिए, यानी फंक्शन की वैल्यू है 2, क्या वो 2 लिमिटिंग वैल्यू है? नहीं, इसको क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, क्या मैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को 2 कह सकता हूं? ठीक है, और ध्यान देना इस बात का कि 1 पे फंक्शन खुद तो डिफाइंड नहीं था, पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है। बिल्कुल। बिल्कुल आ जाता, ठीक है, और वो आंसर तेरा फंक्शनल वैल्यू 2 गलत भी होता, क्योंकि तेरा फंक्शन x+1 नहीं था, तेरा फंक्शन है x² - 1/x-1। जो चीज़ें निकालनी है तेरे को वहीं से निकालेगा, चाहे तेरे को फंक्शनल वैल्यू निकालनी हो तो भी वहीं से निकालेगा, तेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो भी वहीं से निकालेगा। ठीक है, फिर तू ये बोल कि फिर आपने क्यों काटा और उसे x+1 लिखा? जस्ट फॉर ईजियर कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि रख यहाँ पर 0.81, सब्ट्रैक्ट कर, नीचे सब्ट्रैक्ट कर और आंसर निकाल के दे। जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे इतनी देर होने लगती? 0.81 तूने बताया, 0.81 - 1 कितना हो गया? 1.9, 0.19 सॉरी, माइनस 0.19, 0.1 माइनस माइनस ऊपर का नीचे कट गया, नीचे का पॉइंट हटाएगा तो आंसर 1.9 ही मिलेगा। बोल मिला क्या? ठीक है, अब मैं तो बोलता हूँ 0.99 रख,
तो कैलकुलेशन तो तू कर लेगा, थोड़ा सा समय लगेगा ना, बस वो कैलकुलेशन, वो समय बचाने के लिए मैंने सिंप्लीफाई करके वैल्यूज रखी है। एग्जैक्टली फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन का डोमेन ही बदल जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, जबकि यहाँ देखें तो इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो कुछ भी फंक्शन के साथ छिड़खानी करने पर उसका डोमेन बदल जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तेरे को। मान ले कि तेरे पास एक फंक्शन है, ज्यादा भारी तो नहीं लूंगा, x अपॉन x माइनस 1, ठीक है? अरे बोल रहे दादा, ठीक है ठीक है। इसमें 0 रखने पर क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? होगा। कैसे होगा जरा मुझे एक बार, हाँ चल, नहीं 0 ही हो जाएगा, सही कह रहा है, 0 अपॉन माइनस 1 0 ही होता है। ठीक है, 1/2 रख दे, -2 रख दे, मैं जो बोल रहा हूं वो रख, -2 रख दे, तो क्या तेरा फंक्शन डिफाइंड है? डिफाइंड है। तो -2 उसका डोमेन है या नहीं है? बिल्कुल सही। अगर तो ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू -2 डोमेन है, पर अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसा लिख दूं, √x अपॉन √x माइनस 1, मैंने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और जो कि गलत भी नहीं था, लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ, है ना? अब रख के देख -2, अनडिफाइन हो गया, यानी जो उसका एक्चुअल डोमेन था वो रहा ही नहीं। तो फंक्शन को बदलने पर उसका डोमेन बदल जाता है, और ऐसा हर बार भी नहीं होता, ऐसा हर बार भी नहीं होता कि ऐसा हर बार ही हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन को ना ही बदलो, क्योंकि उसका डोमेन बदल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर ये क्यों? ये सिर्फ इजियर कैलकुलेशन के लिए, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अचानक तो चालू नहीं होगा। जैसे मान ले ये पॉइंट तेरा 1 है, बस यहां पर आ जाएगा गड्ढा, मतलब तू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएगा, पर उसके पहले, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले तेरा फंक्शन डिफाइंड था, उसके जस्ट थोड़ा सा बाद भी फंक्शन डिफाइंड था, बस उस पॉइंट पे वही डिफाइंड नहीं था, ठीक है। वो अपन बात करेंगे ना कंटिन्यूटी में। तुम बार बार क्यों कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में घुस रहे हो? हाँ, नहीं, ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ठीक, चलो अभी तक बोर्ड पे जितना है, जितना मैंने अभी तक सिखाया है, क्या उतना समझ में आया? बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं सिखाई, टोटल 4 चीजें सिखाई हैं, ठीक है। गिनती करवा देता हूं। सबसे पहली चीज फंक्शनल वैल्यू, बोलते जाओ। फंक्शनल वैल्यू किसे कहते हैं? फंक्शनल वैल्यू किसे कहते हैं? एक गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू कहा जाता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। एक गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू कहा जाता है, खत्म, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, ठीक है ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं वो सब छोड़ो, लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन,
ठीक है, और ये 4 चीजें सिखाई, इसके अलावा एक कंक्लूजन सिखाया, दैट्स इट, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी हमें, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, मैथ्स है, मुश्किल नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे का डिस्कशन शुरू करूं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भाई, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों उन्हें इनडिटर्मिनेट कहा जाता है, सारी चीजें समझा दूंगा मैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझाने से पहले इन्फिनिटी क्या है वो समझ में आता है आपको? ठीक है, इन्फिनिटी क्या है? ऐसे ही डिनोट करते हैं इन्फिनिटी को। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि इन्फिनिटी इज अ सिंबल। ये जो इन्फिनिटी आप लिखते हैं, आड़ा ए तिरछा हुआ ए 8, वो कोई नंबर नहीं है यार, ये एक सिर्फ सिंबल है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल? एक ऐसी क्वांटिटी जो काफी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ही ज्यादा बड़ी है जिसे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम मेजर ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तुम्हें याद है मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में कोई तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी क्या, गेहूं वाली, राइस या ग्रेन्स वाली, कोई चेस बोर्ड? नहीं, ठीक है, छोड़ो, इग्नोर करो, कुछ नहीं था। तो हाँ, चेस बोर्ड वाली सुनी है क्या? ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत पुराने मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, उनने अपने राजा के सामने ये शर्त रखी थी, कुछ ऐसे ही रिवॉर्ड देना था, तो उन्होंने कहा था कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस चेस बोर्ड के एक स्क्वायर पे एक दाना रखना चावल का, ठीक है, अगले स्क्वायर पे 2 दाने, सिर्फ दाने बोल रहा हूँ, 2 किलो की भी बात नहीं कर, हाँ, फिर 4, और ऐसे डबल करते जाना, और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। ठीक है, तो वो राजा ने बहुत मजाक उड़ाया था उस मैथमेटिशियन का कि यार मांगना था तो कुछ अच्छा ही मांगते। ठीक है, ये चावल के दाने मांग रहे हो तुम, ठीक है, और वो भी एक स्क्वायर पे, एक दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, ठीक है, मांगना था कोई ढंग। जब वो एक्चुअली रिवॉर्ड देने की बारी आई, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स पता कितने थे? देखो, पहले स्क्वायर पे एक दाना था, अगले स्क्वायर पे 2, तीसरे पे 4 सही लिखा है मैंने, फिर 8, और आखिरी स्क्वायर पे कितने होगा? 63 बेटा, 0 से स्टार्ट हुआ ना यार। ठीक है, और देखा जाए तो ये जीपी बन रही है ना, तो जीपी के 64 टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज 1 into फर्स्ट टर्म a है 2 raised to the power 64 minus 1 upon 2 minus 1, तो आ गया था 2 raised to the power 64 minus 1। जब इस वैल्यू को जोड़ा गया ना, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज थी, इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू कि उस राजा के राज्य का सारा अनाज खत्म हो गया। ठीक है,
उसको अपने खजाने से पैसा देके दूसरे राज्यों से और मंगवाना पड़ा। ठीक है, हाँ भाई, अब वो कैसी कहानी है, अब गिने थे या नहीं गिने थे वो मुझे नहीं पता, ऐसी कहानी जरूर है। ठीक है, तो वो मॉरल ऑफ द स्टोरी था यार कि किसी से भी पंगा ले लेना, मैथमेटिशियन से मत लेना, वैसे उलझा देगा। किसी के पास कैलकुलेटर हो तो करके देख लेना, और नहीं तो गूगल मार लेना इस वैल्यू को। ठीक है, पता नहीं तो कितने, हाँ कैलकुलेटर तो हार मान जाएगा, कैलकुलेटर तो हार मान लेगा, कैलकुलेटर की बस की नहीं है ये। ठीक है, मतलब करीबन 16-17 डिजिट का तो नंबर आएगा। और हाँ हाँ, वो पढ़ा भी नहीं जाएगा, वो बिलियन बिलियन समथिंग 18 बिलियन बिलियन के आसपास का तो एक फिगर होगा, है ना। तो वो इतना बड़ा नंबर है। और जस्ट इमेजिन, हम तो अभी बात कर रहे हैं सिर्फ 2 की पावर 64 की, तो वो इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हाँ अब वो मैंने कहा ना, उनने किया नहीं किया तेरे को मेरे को क्या मतलब, कहानी है ना। मैं उस टाइम पे था ना, तुझे उस टाइम पे जाना है ना, आज तेरे को कोई रिवॉर्ड देगा और तू ये मांगेगा। ठीक है, तो छोड़ना, हमें क्या करना, हम जो सीखने बैठे उसी सीखे। इन्फिनिटी क्या है? ये इन्फिनिटी है क्या? नहीं, इसको नंबर के टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी, ये बहुत बड़ी चीज है माना, पर ये इन्फिनिटी नहीं है क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, गूगल कर लिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो इन्फिनिटी जो है वो इससे भी बहुत बड़ा है। इससे बड़ा नहीं कहा मैंने, इससे बड़ा है ये नहीं कहा मैंने, इससे बहुत बड़ा है। जिसे, ठीक है, जिसे न्यूमेरिकल टर्म्स में तो शायद हम मेजर ही न कर पाए। बोलो ठीक है? ठीक ठीक है। पूरी स्टोरी सुननी हो तो YouTube पे देख लेना, अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्फिनिटी क्या है भाई? पहली बात तो सिंबल है, वो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 2, 5, 7 नंबर्स हैं, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक सिंबल है, और इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है अ क्वांटिटी विच इज so large that cannot be measured in numbers, which cannot be measured numerically. बोलो इन्फिनिटी क्या है? वो क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं वो तो किसे, मतलब क्यों ये नाम की जरूरत पड़ी? अनडिफाइंड जैसी चीज तो थी ना हमारे पास। अच्छा, 2 मिनट। इनडिटर्मिनेट पे आने से पहले मैं इन्फिनिटी का एक और थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/5, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर मैंने इसके डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया और न्यूमरेटर वही रखा 5, तो वैल्यू बढ़ के हो गई 1.25। ठीक है, फिर मैंने न्यूमरेटर वही रखा और डिनोमिनेटर को और थोड़ा सा छोटा कर दिया, वैल्यू थोड़ी और बड़ी हो गई, शायद 1.6667 ले लेते हैं। ठीक, फिर हमने डिनोमिनेटर थोड़ा और छोटा किया, वैल्यू और बड़ी हो गई,
वैल्यू डिनोमिनेटर को और छोटा किया, वैल्यू और बड़ी हो गई। डिनोमिनेटर को और छोटा कर दिया मैंने, 1 था अब हाफ कर दिया, 10 कर दिया। डिनोमिनेटर को मैंने और रिड्यूस कर दिया 0.0001, 5000 चल रहे, 4 ही तो है तो 4 0 लगेंगे ना, हाँ सॉरी ठीक है, तो 50,000। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर रिड्यूस करते जा रहे हैं 0.000001, मैंने तो गिना भी नहीं कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लगा देना यार, सही है क्या? अगर मैं डिनोमिनेटर को इसी प्रकार रिड्यूस करता जाऊं, वैल्यू बड़ी होती जाएगी, है ना। और अब मैं डिनोमिनेटर को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल कर दिया, 0, तो ये हो गया हमारा इंफिनिटी, जिसके लिए ऐसा कोई भी नंबर अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नंबर के टर्म्स में तो अब मैं 5/0 को मेजर नहीं कर पाऊंगा, पर यह जरूर जानता हूं कि वो इतना ज्यादा बड़ा होगा जिसे हम एक सिंबल रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकली, तो एक सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, वो है इंफिनिटी। बोलो कहां से इंफिनिटी आया, वो भी क्लियर है? ठीक है, 10वीं में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये सिंबल पढ़ा होगा, इंफिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, बोला था ना, sin 90 अपॉन cos 90, 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ये सिंबल लगा देना। ठीक है, क्यों कैसे कुछ नहीं बताते, सिर्फ बोल दिया था कि लगा देना, तो हमने मान लिया था। स्लोप ऑफ y एक्सिस पे, तब जैसे जैसे बड़े होते गए तो चीजें खुद समझ में भी आने लग गई। इंफिनिटी क्या है, ये क्लियर? ठीक है, आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे। तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं मैथ्स में जिनके लिए प्रॉपर आंसर हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स को नाम दे दिया हमने इनडिटर्मिनेट। अनडिफाइंड नहीं कहा इसे मैंने, इनडिटर्मिनेट, जिनको आज तक कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया है, जिनके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं दे पाया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और ऐसे टोटल 7 हैं, और 7 को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0। ठीक है, कोई नहीं बता पाया कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी। चलो न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर नहीं भी मेजर कर पा रहे हो तो कोई सिंबल बता दो, तो कोई सिंबल भी नहीं बता पाया। ठीक है, जब हम छोटे थे, जब हम काफी छोटे थे, 9th या उससे भी नीचे, तो हमें एक चीज सिखाई गई थी कि 0 को किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करने पर 0 ही मिलता है। 0 को 5 से डिवाइड करोगे, 0 को 7 से डिवाइड करो, 0 को 2 से डिवाइड करो, तो 0 ही मिलेगा। फिर जब हम 10वीं में आए, 11वीं में आए, तो हमें सिखाया गया कि भैया किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इतना बड़ा आंसर हो जाएगा जिसके लिए एक सिंबल लिखना होगा आपको, इन्फिनिटी, है ना। कुछ लोग तो ये भी मानते थे, तुम में से ही कुछ लोग ये मानते थे कि इन्फिनिटी तो शायद नंबर है, पर वो नंबर नहीं भाई, वो सिंबल है, जिसके बारे में बात कर चुके हम लोग। ठीक है, फिर आज जब हम 12वीं में आए, लिमिट्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है। तो जो बचपन में पढ़ा था 9 से पहले, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 0 लिख दें, या जो 10th ऑनवर्ड्स पढ़ा हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इन्फिनिटी लिख दें। और तुम में से कोई ढोर तो ये भी होंगे जो बोलेंगे कि भैया 0 और 0 को काट के 1 भी लिख दो।
है ना। तो इसके लिए सुटेबल आंसर क्या है? अगर मैं तुमसे कहूं कि 0/5, तो तुम उसे इंडिटर्मिनेंट बोल दोगे क्या? नहीं, तुम उसका एक प्रॉपर आंसर दोगे मुझे कि वो 0 है, ठीक है। फिर तुमसे पूछा जाए कि 5/0, तो तुम एक आंसर दोगे ना, आंसर दोगे मुझे कि भैया वो इतना बड़ा है। अच्छा, बार बार बोलोगे तो नहीं वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सीधे बोल देना इन्फिनिटी। जिसको समझना होगा समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो बेटर रहेगा भाई, ठीक है। चल, फिर दिक्कत यहां आ गई कि न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है। तो कोई नहीं बता पाया कि भैया इसके लिए आंसर 0 लिखना ज्यादा सही है या इसके लिए आंसर इन्फिनिटी लिखना ज्यादा सही है। हाँ, नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हर चीज जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है उसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं? ऐसा भी तो नहीं है ना यार। कोई सिंबल देके चले गए होते तो अलग बात थी, हम इसको सिंबल से डिनोट करने लगते, ठीक है, पर कोई सिंबल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम कुछ करके जाना, तुम एक इसका जस्टिफाइड आंसर भी देके जाना फिर कि क्यों मैं इस चीज को इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। वो जस्टिफिकेशन है ना, और सिंबल क्या है? सिंबल तो तुम आज भी दे दोगे। आंसर मतलब जरूरत है तो एक जस्टिफाइड आंसर की ना, आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली, सिंबल तो कोई भी दे देगा यार, रीजन होना चाहिए। तो जस्टिफाइड रीजन जिस दिन तुमने दे दिया उस दिन पेपर में पब्लिश करवाना, कॉपीराइट लेना, और तुम्हारे नाम से बिकने लगेगी चीजें, ठीक है। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का भाई, जिस दिन तुम दे दोगे इसका आंसर। मैं अच्छा, मैं वाह भाई सही है, सही है। चल छोड़, तो पहला इंडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0, क्लियर, ठीक है। फिर सेकेंड इंडिटर्मिनेट फॉर्म इज ∞/∞, ठीक है। क्यों, समझाना पड़ेगा क्या? क्योंकि दोनों सिंबल हैं, दोनों सिंबल हैं जिनको ना तो मैं इस वाले इन्फिनिटी को न्यूमेरिकली मेजर कर सकता हूँ ना इसके बारे में जानता हूँ। ये है तो बहुत बड़ी चीज है। अब इतनी बड़ी चीजें हैं जिनको न्यूमेरिकली मेजर भी नहीं कर सकते हम लोग, क्या उसका फ्रैक्शन में 1 के बराबर लिख दूं? नहीं लिख सकते, जब तक न्यूमेरिकली किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो नहीं लिख सकते भैया, ठीक है। फिर तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है। सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा, या ये वाला इन्फिनिटी इससे ज्यादा बड़ा होगा, कुछ नहीं जानते। फिर चौथा इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, मुझे एक चीज बताना इससे पहले कि तुम मुझसे पूछ लो, क्या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट है? नहीं, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसके लिए एक सर्टेन आंसर है, इसको 0 नहीं लिख सकते तुम, है ना। तुम ये बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें उतनी ही बड़ी शायद और एक चीज ऐड कर दी तो वो और बड़ा हो जाएगा, है ना। वो और इतना बड़ा होगा जिसे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। फिर 0 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। इसका भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। पांचवा है जो इसी से आएगा या इससे भी आ सकता है, दैट इज 0 इंटू इन्फिनिटी।
इसको लिख सकते हो 0 इंटू 1/0, और जो 1/0 हो जाएगा इंफिनिटी, तो वो इसी से आ जाएगा। ठीक है, फिर सिक्स्थ, गुड, इंफिनिटी टू द पावर 0, यहीं से इंफिनिटी रेज टू द पावर 0, इसको रेसिप्रोकल कर लेना तो ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और सातवां इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो काफी, हाँ, इज 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, जरा 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी के बारे में सुन लेना ढंग से। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी के बारे में सुन लो जरा ढंग से। ठीक है, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में अगर ये 1 एग्जैक्ट 1 है, इफ बेस इज एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब ना तो 1 से स्लाइटली बड़ा और ना 1 से स्लाइटली छोटा, वो एग्जैक्ट 1 है। ठीक है, तो अगर 1, यहां का 1 एग्जैक्ट 1 है तो ये 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट नहीं होगा। then 1 raised to the power infinity is equals to 1। सभी ने सुना? मुझे आएगा ये चीज आगे सवालों में आएगा। ठीक है, कुछ जगहों पर मैं 1 की पावर इंफिनिटी की जगह पर 1 लिख दूंगा और कहीं पर मैं 1 की पावर इंफिनिटी को इनडिटर्मिनेट कह दूंगा, तो तब बहराना नहीं, मैं सारे रीजन सभी दे रहा हूं। ठीक है, अगर ये वाला 1, ये बेस वाला 1 एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1, तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू होगी 1। इफ बेस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, ये वाला बेस अगर एग्जैक्ट 1 नहीं है पर टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, तब हम कहते हैं कि 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट। तो कब ये डिटर्मिनेंट होगा और कब ये इनडिटर्मिनेंट होगा, ये चीजें क्लियर है? ठीक है, कब 1 की पावर इंफिनिटी 1 के बराबर होगा? जब बेस का 1 एग्जैक्ट 1 हो। और कब 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट होगा? जब बेस एग्जैक्ट 1 ना हो और टेंडिंग टूवर्ड्स 1 हो तो वह इनडिटर्मिनेट होगा। क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है। चलो, इससे पहले कि मैं सवालों पे आऊं, मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करना चाहता हूं भाई। Some standard series expansions। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, खास तौर पे कंपटीशन के लिए। ठीक है, ठीक है, 2 चीजें कर सकते हैं हम लोग, या तो मैं सारे फंक्शंस की सीरीज आपको बताता जाऊं, आप याद कर लो। ठीक है, और या फिर ये बता दूं कि कहां से आए हैं, कहाँ से आए हैं, पर ये आपके कोर्स वगैरह में नहीं है, कोर्स वगैरह में नहीं है।
ठीक है, बस चल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में एक सीरीज पढ़ते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, किसी दिन हम शायद इंजीनियरिंग के बारे में बात भी कर रहे थे ना, है ना? हाँ, मैट्रिसेस में हम कैले हैमिल्टन के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था वो इंजीनियरिंग में आएगा। तो ये भी आपको इंजीनियरिंग में आता है, M1 के कोर्स में है मैक्लॉरेन सीरीज। और भी सीरीज होती है, मैक्लॉरेन सीरीज होती है, टेलर सीरीज होती है, फोरियर सीरीज होती है। छोड़ो, मतलब मैं भटकाना नहीं चाहता। जो मैं बता रहा हूँ, मैक्लॉरेन सीरीज ये वो सीरीज है जिससे आप सारे एक्सपेंशंस खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। और मैक्लॉरेन सीरीज क्या है जरा वो भी देख लो। मैक्लॉरेन सीरीज इज f of x is equals to f of 0 plus f dash of 0 upon 1 factorial into x। पहला टर्म क्या था? पहला टर्म क्या था? f of 0। ठीक है, अगला टर्म हो गया f dash 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर 1। अगर अभी कुछ पैटर्न समझ में आया तो गेस कर लो, वरना एक टर्म के बाद तो शायद आ ही जाएगा। बोल रहे थे f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये f डैश 0 क्या है? ये जो डैश वगैरह मैंने लगाया, इनका क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स। एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है? ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप सारे सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन मैं आपको बता देता हूं। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n चलो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन। शायद ये एक्सपेंशन आप लोगों ने लास्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा था। चाहो तो वो 11वीं का बाइनोमियल थ्योरम याद हो तो बता दो, और या फिर मैक्लॉरेन से निकाल के दे दो, मुझे दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस n इंटू एक्स, चलो ऐसा लिख देता हूं, अपॉन 1 फैक्टोरियल भी लिख देता हूं, बुरा क्यों मान रहे हो, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। फिर सेकेंड एक्सपेंशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x। 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। आपके पास रामबाण है ऊपर यार, मैक्लॉरेन करके देखो ना।
बोलोगे तो मैं करके बताऊं? ठीक है, तुम्हारे पास e की पावर x का एक्सपेंशन है, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें इतना कॉमन सेंस है कि तुम e की पावर -x का एक्सपेंशन खुद निकाल लोगे? कैसे? मैक्लॉरिन से निकालोगे क्या? जरूरत नहीं है। इसी एक्सपेंशन में x को -x से रिप्लेस करते जाना। ठीक है, तो जल्दी से वर्बली मुझे e⁻ -x का एक्सपेंशन, नहीं -x² नहीं आएगा, मानस 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 मानस, अब चुप मानस, तूने यहां पर नेगेटिव बोला, यहां नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, तो फिर से बोल मानस। एग्जैक्टली मतलब सारे टर्म्स नेगेटिव नहीं हो जाएंगे, यही बोलना होता तो मैंने पहले बोल दिया होता। सारे टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, ऑड पावर वाले टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड, a⁻x का एक्सपेंशन। a⁻x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल 1 प्लस क्या होगा इसका डेरिवेटिव, लपड़ दिया मैंने ऋतिक तेर में, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म है, और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इंटू लॉग ऑफ कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। रख दो अब x की जगह पर 0, तो a⁻0 1 हो गया, तो बचेगा सिर्फ log a। तो आंसर आ गया आपका सेकेंड टर्म log a इंटू एक्स अपॉन, क्या मैं इसे log a इंटू एक्स लिखने के बजाय x इंटू log a लिख दूं? प्लस अगला टर्म x इंटू log a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, करके दिखा देता हूं। डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ये log a को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो a⁻x इंटू लॉग a। x की जगह पर 0 रखने पर ये a⁻0 1 हो गया, बच गया log a इंटू लॉग a। तो जब यहां पर पुट करेंगे log a इंटू लॉग a, तो मिलेगा log a x इंटू लॉग a का होल स्क्वायर। अगला बोलो, बोलो बच्चों, सीरीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, फिर चौथी सीरीज है log ऑफ 1 प्लस एक्स। log 1 0 होता है, तो 0 लिखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, फिर x अपॉन 1, अरे 1 फैक्टोरियल भी तो आएगा ना अपॉन में, उस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। अरे चल कोई नहीं चल रहा दिमाग, तो मैं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। fx क्या है? चल f डैश x, अदिति तू है क्या?
चल एफ डैश एक्स बोल। एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश बोल। और एक और लास्ट बता दे बस मुझे। क्या ये 4 डेरिवेटिव्स मैंने निकाले वो समझ में आए? ठीक है। अब जब इसमें x की जगह पर 0 में रखेंगे तो f डैश 0 की वैल्यू होगी 1। रख दी मैंने f डैश 0 की जगह पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो वो 1/1 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/1 लिख सकता हूं क्या? ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड डेरिवेटिव। पुट करना इसमें x की जगह पर 0 -1 यहां तो -1 मिला ना दीक्षांत, -1 उठा यहां रख दे तो -1/2 फैक्टोरियल 2 -1/2 है ये। x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -x²/2। ठीक है, चलो यहां रख दो x की जगह पर 0, वैल्यू क्या मिलेगी? +2। 2 यहां रखोगे और डिवाइड करोगे उससे 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 1/3। मल्टीप्लाई कर x³ 3। वैसे तो इतने में पैटर्न समझ में आ जाता है, पर चलो छोड़ो ना, मैंने निकाल के रखा है। बोलो। प्लस x⁵ 5/5 and so on up till infinity। बोलो ठीक है क्या बच्चों? ठीक ठीक। फिर 5वीं सीरीज है फॉर sin x। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बताना मुझे sin 0 कितना होगा? 0 होगा, छोड़ो नहीं लिखना। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और उसमें 0 पुट करोगे तो 1 मिलेगा। 1/1 फैक्टोरियल 1 और x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x/1 फैक्टोरियल लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं? चल माइनस ऑफ sin x, सेकेंड डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ sin x। और सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस ऑफ sin x में x की जगह 0 रखोगे तो sin 0 0 हो गया, वो पूरे टर्म को ही 0 बना देगा, यानी ये टर्म ही नहीं होगा। माइनस sin x का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा माइनस cos x, और उसमें 0 पुट करोगे तो मिलेगा -1। बताना। -x³ फैक्टोरियल। अगला प्लस -x⁷ फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल n। मतलब अगर देखोगे तो sin x की सीरीज में आपको सिर्फ x की ऑड पावर्स ही मिल रही हैं, वो भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, एक चीज बताऊं, रिलेट कर लोगे तुम इस चीज को। 11वीं में मैंने आपको इवन एंड ऑड फंक्शंस पढ़ाए थे क्या? तो sin x के बारे में क्या बताता है? sin x इवन फंक्शन है या sin x ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो क्योंकि sin x ऑड फंक्शन होता है, उसके एक्सपेंशन में ऑड पावर्स ही होंगी। साइन की कोई फैमिली नहीं होती है, साइन इनवर्स की फैमिली होती है। सिक्स्थ cos x। देखो निकालने को मैक्लॉरिन से निकाल लेंगे, कॉमन सेंस से निकालें क्या? ठीक है, हाँ cos x इवन फंक्शन होता है तो सारी इवन पावर्स ही होंगी। बोलना नहीं, पहला टर्म तो 1 होगा, x की पावर 0 वाला,
फिर आएगा अगला -x² फैक्टोरियल प्लस x⁴। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन है जो याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और वरना निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनके अलावा भी सीरीज एक्सपेंशन होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं tan x का सीरीज एक्सपेंशन नहीं है या किसी और का नहीं है, सबके सीरीज एक्सपेंशन, पर वो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है कि हम उन्हें याद रखें, ठीक है। कभी किसी सवाल में ज़रूरत पड़ गई तो निकाल लेंगे, हमारे पास ये है ना, ठीक है। वापस आते हैं हम लिमिट्स पे। तो इस चैप्टर लिमिट्स में क्या करना है, हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या किसी फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू 7 हो सकती है? बिल्कुल। क्या किसी फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू -3 हो सकती है? ठीक है। क्या एक फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम प्रॉपरली हमारा आंसर तो बता सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करने पर 0 ही है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 होगी। मतलब हम आंसर तो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 हो सकती है क्या? ठीक है। क्या फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है? क्या कह सकते हैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज इन्फिनिटी? नहीं, इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं है। पर हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बहुत बड़ी है? बिल्कुल। क्या मैं क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। LHL RHL बराबर नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे नहीं। अगर मान ले कि लेफ्ट हैंड साइड से किसी फंक्शन को अप्रोच करने पर, किसी पॉइंट को अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू मुझे इन्फिनिटी मिल रही है, और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करने पर मुझे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ही मिल रही है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फिर इन्फिनिटी होगी? पक्का? जल्दी बोलो, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते तो वो भी बताओ मुझे, कह सकते हैं तो वो भी बताओ। बिल्कुल। तो एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो ये मत कह देना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कह देना कि लिमिटिंग वैल्यू इज इन्फिनिटी, ठीक है। क्या किसी फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू -इन्फिनिटी हो सकती है? -इन्फिनिटी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या एक फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू इनडिटरमिनेट हो सकती है? नहीं, हमें पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, हमें नेगेटिव वैल्यू भी चल जाएगी, 0 आएगा तो भी चल जाएगा, इन्फिनिटी आएगा तो भी चल जाएगा, -इन्फिनिटी आएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। पर एक चीज बर्दाश्त नहीं होगी हमें, वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। पर मान लो कि आंसर इनडिटरमिनेट ही आ रहा है, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, बिल्कुल। फिर मैं आपको अलग अलग मेथड्स सिखाऊंगा, जिन मेथड्स की मदद से हम उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट करेंगे। बोलो ठीक है? ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन बी
पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, प्लस माइनस इन्फिनिटी, दोनों एक ही बार में लिख दिया मैंने, चलेगा ना? बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन नॉट बी इनडिटर्मिनेट। बोलो ठीक है। अगर फिर भी किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मुझे इनडिटर्मिनेट मिल रही है तो क्या करना होगा? ठीक है, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, then eliminate its indeterminate form. Exactly. और कैसे एलिमिनेट करते हैं वो अब हम मेथड्स में सीखेंगे। बोलो ठीक है। ठीक, अब मैं शुरू कर सकता हूं मेथड्स। ठीक, सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे इजी मेथड है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट सीधे सीधे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, पर ऐसा हर सवाल में कर देंगे? नहीं। कब करते हैं? जब वो इनडिटर्मिनेट ना हो, है ना? अगर एक फंक्शन से मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो लिखने की तो जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मुझे फाइंड करना लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो एक फंक्शन मुझे दिया गया है, जरा वो फंक्शन रीड करना। नहीं, लिमिट फंक्शन थोड़ा ना है, फंक्शन तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, अब करना क्या है इस फंक्शन का? इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2। ठीक, तो क्या करेंगे? हम ये पुट करके देखेंगे पहले तो फंक्शन में, और देखेंगे कि क्या फंक्शन इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट होगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे, और अगर डिटर्मिनेट होगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, जरा x की जगह पर 2 रख के देखना मन में, दिमाग में। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो कहीं ये 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इनडिटर्मिनेट तो नहीं है? नहीं, डिटर्मिनेट है। तो क्या मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूं? ठीक है, कर दो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, आंसर आ गया 3। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जो हमने निकाला है वो क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। आया समझ में? क्या इस मेथड पे तुम्हें और एग्जांपल्स चाहिए? ठीक है, सेकेंड मेथड पे आता हूं।
which is method of फैक्टराइजेशन। 12वीं में हो और थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो तो ये फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है ना? बिल्कुल, स्प्लिटिंग इनटू फैक्टर्स। और जनरली फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए करते हैं। जनरली बोला है मैंने भैया, इस वर्ड को कान खोल के सुन लेना, वरना कहीं और जाके बोलोगे कि फैक्टराइजेशन सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए होता है, तो ऐसा मैंने तो नहीं कहा। जनरली फैक्टराइजेशन जो है वो हम पॉलिनोमियल्स के लिए करते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते? अबे कर सकते, नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को? और अगर हम किसी भी चीज को फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो ये जो मैंने वर्ड यूज किया है जनरली, बहुत सोच समझ के यूज किया, तुमने सुना ना? ठीक है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो आता है क्या? ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज वगैरह यूज होती हैं, कुछ मेथड्स यूज होते हैं जिनसे हम फैक्टराइज करते हैं। आइडेंटिटी जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। क्या इनकी आइडेंटिटीज आती हैं तुम्हें? सभी को आती हैं? तो हाँ बोल देना, और नहीं आती है तो बोल देना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 2 मिनट में क्या ही जाएगा मेरा। जल्दी शाम पे भी लिख दूं क्या? हाँ हाँ बोल रही है, ना बोल रही है? मैं पूछ लूंगा तुझसे आइडेंटिटी फिर। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बोल। शांभवी, चलो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, माइनस बी स्क्वायर नहीं रहे, प्लस बी स्क्वायर है। a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर, सॉरी माइनस b रेज टू, हाँ बिल्कुल। पहले तो इसको दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे, एक होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर तोड़ देंगे। ठीक है। इसके अलावा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बचपन में सीखा होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। क्या इस मेथड से भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। और क्या आपको हायर डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता है? Splitting higher degree polynomial into factors। बिल्कुल, बचपन में आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल को, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 को
फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड का कोई सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था? जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं जिससे हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, बिना इस मेथड को अप्लाई किए एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल को इजीली फैक्टराइज भी कर लेंगे। ठीक है, चल सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो क्या गिवन है हमें? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, हाँ या ना? जरा ध्यान से समझ लेना क्योंकि मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा यार। ठीक है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, यानी वो वैल्यू जिसे पुट करने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो गया। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल है, आपको रख के देखनी पड़ेंगी अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, चलो x की जगह पर 1 रखना, x की जगह पर 2 रखना, x की जगह पर 3 रखना, x की जगह पर -1 रखना, -2 -3 रख के देखो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। वन रखने पर नहीं मिला, नहीं, तो 2 रख के देखो, तो फिर 2 रख के देखो, टू पे भी नहीं है। चल दीक्षांत 2 रख के बताना मुझे दीक्षांत, तू एक बार। 8 - 48 + 88, बिल्कुल 2 रखने पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x = 2 is 0 of polynomial, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो मिल जाएगा x - 2 is factor of polynomial। ठीक है, क्या इतना ही आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी करते थे? पहले हिट एंड ट्रायल, इतना तो करना ही पड़ता था, इतना तो करनी। इसके बाद फिर आप इस क्यूबिक को इस x - 2 से डिवाइड कर देते, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, पर मैं लॉन्ग डिवीजन स्किप कर रहा हूं, दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर आ चुका है और वो फैक्टर है x - 2। सर मेरी बात ध्यान से सुनना भाई प्लीज, क्या फैक्टर आया है? x - 2। तो इस फैक्टर में x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और कांस्टेंट वैल्यू है -2। ठीक है, तो जैसा आप बचपन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में किया करते थे, वैसा ही अब मैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए करता हूं स्प्लिटिंग। ठीक है, पर उस स्प्लिटिंग के लिए मुझे हमेशा एक रेशियो मेंटेन करना होगा, और वो रेशियो है 1:-2। जो भी इस फैक्टर से रेशियो आ जाए, जो भी फैक्टर से आ जाए, मान लो यहां पर फैक्टर होता है x + 5, तो 1:5, पर क्योंकि यहां पर फैक्टर है x - 2, तो हम रेशियो मेंटेन करेंगे 1:-2 का। 1:-2 का रेशियो का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी 1 है तो उसकी अगली क्वांटिटी -2 होनी चाहिए।
अगर एक क्वांटिटी 5 है तो अगली क्वांटिटी -10 होनी चाहिए। 1:-2 यानी डबल भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो 7 के साथ -14, -11 के साथ +22, और ये रेशियो मेंटेन करते जाओ और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखना p ऑफ x इज इक्वल टू, पहला टर्म है इसका x3, जहां पर x3 का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसके अगले टर्म का कोएफिशिएंट हमें क्या चाहिए, कितना है इररिस्पेक्टिव, हमें कितना चाहिए -2। तो क्या मैं इस -12 को स्प्लिट कर दूं? इस -12 को स्प्लिट करने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं, पर उन इनफाइनाइट तरीकों में से एक ही तरीका मेरे काम का है। बोला -12 -2x स्क्वायर -10x स्क्वायर, स्प्लिट किया -12 को -2 -10 में। पक्का सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं समझ में आया? ठीक है, इन दो टर्म्स में तो 1:-2 का रेशियो मेंटेन हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -10, तो अब मुझे अगले वाले टर्म का हमें कितना चाहिए +20, तो तोड़ो इसको फिर स्प्लिट करो। क्या यहां पर 1:-2 का रेशियो मेंटेन हो गया? ठीक है, यहां पर कितना है 24, अगला कितना चाहिए? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने सही से स्प्लिट किया है तो लास्ट वाला टर्म अपने आप सेटिस्फाई होगा। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने पर मुझे x -2 मिलेगा, -10x कॉमन निकालने पर और 24 कॉमन निकालने पर क्या पूरे में से x -2 कॉमन आ गया? एक्स स्क्वायर -10x + 24, और ये है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मुझे हाँ 6 और 4 बिल्कुल, तो p ऑफ x हो गया आपका x -2 इंटू x -4 इंटू x -6। तो ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, यानी फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, बताना क्या ये तरीका समझ में आया? ठीक है, क्या करना होता है इस तरीके में? पहले हिट एंड ट्रायल से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है, वहीं से आपको फैक्टर मिल जाएगा और उसी फैक्टर से एक रेशियो मेंटेन करते हुए स्प्लिट कर लेना। ठीक है, हाँ अंशुल बोल। इस मेथड का कोई नाम नहीं है बेटा, और ये मेथड तेरे को किताबों में मिलेगा भी नहीं। करा ज़रूर है, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। अच्छा तो देखिएगा ना, सवालों में इस मेथड को किया ज़रूर है, ठीक है, पर इस मेथड का कोई नाम नहीं है और कहीं थ्योरी में भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस में यूज़ करा हुआ है। ठीक है, और वो भी क्या करते हैं पता है, कई बार तो ऐसा पूरा भी नहीं दिखाते। जैसे मैंने तुम्हें ये समझाया ना, ये चीज़ जैसे मैंने ये सीधे यहाँ से ये लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे, 2 स्टेप, यहाँ से आया एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक और फिर इधर से इधर, खत्म। बीच के ये जो चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, खत्म करूँ मैं आज की क्लास यहाँ पर फिर। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।